हेलो दोस्तों, मैं हूं अदिति परमार और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोकतंत्र के बारे में। तो जानेंगे लोकतंत्र से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही यह वीडियो आपके लिए जनरल अवेयरनेस के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च को, 15 सितंबर को, 24 अप्रैल को या 5 अक्टूबर को। तो इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को अपना मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और सरकार बना सकती है। इसी संदर्भ में अब्राहम लिंकन के द्वारा एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। वहीं सीले ने परिभाषा दी है कि जिसमें जनता की सहभागिता हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। सामान्य शब्दों में हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जहां की जनता शक्तिशाली हो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। जहां जनता में यह शक्ति मौजूद हो कि वह अपनी सरकार बना सके उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तथा उसी के अनुरूप शासन किया जाता है, जो कि प्राचीन काल में ग्रीक व यूनान के देशों में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में यह व्यवस्था व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या के कारण इस प्रकार की व्यवस्था अपनाई जाना संभव नहीं हो पा रही है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जाता है, जो कि दो प्रकार की व्यवस्था होती है, जिसमें संसदीय व्यवस्था व अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का एक वास्तविक प्रमुख होता है तथा एक औपचारिक प्रमुख होता है तथा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख तथा औपचारिक प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था मौजूद है जिसमें कि राज्य का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वहीं हम अमेरिका में देखते हैं कि राज्य का वास्तविक प्रमुख तथा औपचारिक प्रमुख दोनों राष्ट्रपति होता है, क्योंकि वह अमेरिका में लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अध्यक्षात्मक व्यवस्था मौजूद है। वहीं हम ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था मौजूद है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है बल्कि राज्य का औपचारिक प्रमुख राजा होता है जिसका कि पद वंशानुगत होता है। वर्तमान में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स थर्ड है और प्रधानमंत्री वहां का वास्तविक प्रमुख होता है। और भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख तथा औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब लोकसभा से कोई प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जब तक उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करता है वह अधिनियम नहीं बन पाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है और उसे बिना किसी परिवर्तन के फिर से पारित कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि औपचारिकता आवश्यक है किंतु राज्य की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद में मौजूद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतंत्र के उद्देश्य। तो लोकतंत्र के उद्देश्य में हम देखते हैं कि राज्य की संस्थाएं, संरचना और राजनीतिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की सहभागिता के द्वारा राजनीतिक प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट व्यक्तियों की अर्थपूर्ण भागीदारी, सभी व्यक्तियों को समान भागीदारी सुनिश्चित की जाती है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी शासन सत्ता बना सकता है। नेक्स्ट है कानून के शासन, नागरिक स्वतंत्रता, नागरिकों के अधिकारों आदि की गारंटी उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान को सर्वोपरि रखते हुए नागरिकों को स्वतंत्रताएं तथा अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 19 से 21 तक नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है तथा आर्टिकल 14 से 32 तक विभिन्न नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता के लिए विनियमन करना, सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो सके, इसीलिए राजनीतिक सहभागिता में विनियमन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जन भागीदारी को बढ़ाना, सभी ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग कर सके, इसे बढ़ावा देना लोकतंत्र के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषता में फर्स्ट हम देखते हैं वयस्क मताधिकार, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। यह व्यवस्था 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 के द्वारा की गई है। इससे पहले यह आयु सीमा 21 वर्ष थी, जिसे कि घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। उसके बाद में देखते हैं उत्तरदायी सरकार। जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो सरकार का निर्माण करते हैं, इसीलिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है बहुमत द्वारा निर्णय। जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिसे 50% + 1 वोट प्राप्त होते हैं, तभी वह प्रस्ताव पारित हो पाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है निष्पक्ष चुनाव तथा विधि का शासन। राष्ट्रीय चुनाव आयोग बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी राजनीतिक दल को कोई लाभ पहुंचाए बिना सभी को समान रखते हुए संविधान की में दी हुई विधि के अनुरूप चुनाव कराता है। उसके बाद में है समिति तथा संवैधानिक सरकार। विभिन्न समितियों के द्वारा किसी भी कार्य की विस्तृत जांच तथा विचार विमर्श के बाद निर्णय संसद के समक्ष रखे जाते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये विभिन्न प्रकार की समितियां होती है जिनमें कि राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर इन समितियों का निर्माण किया जाता है। साथ ही ये संविधान के अनुरूप कार्य करती है। न लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति कोई भी संविधान के उपबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोकतंत्र का महत्व क्या है, किस चीज को लेकर लोकतंत्र को अपनाना चाहिए। तो फर्स्ट है जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश के आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण व पारस्परिक सहयोग की विकास की भावना का विकास। तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिकल 17 में कहा गया है कि राज्य किसी से भी जाति, धर्म, लिंग या मूलवंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यही हम तुलनात्मक रूप से देखें कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार राजा के द्वारा ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष सम्मान दिया जाता था, वही जो शूद्र वर्ण होते थे उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं होता था तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सभी को सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन की पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी हम तुलनात्मक रूप से राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखेंगे तो वहां पर जो वैश्य वर्ण होता था केवल उसे ही व्यापार का अधिकार प्राप्त होता था तथा सैनिकों की भर्ती के लिए केवल क्षत्रिय वर्ण से ही लिए जाते थे। शूद्र वर्ण को अन्य वर्णों की सेवा करने का कार्य दिया जाता था। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह कोई सा भी व्यवसाय अपना सकता है, यह अधिकार प्रदान किया जाता है। इससे हर एक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में जीविका उपार्जन के अवसर प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट की समानता, सहभागिता एवं बंधुत्व की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था। सभी व्यक्तियों को राज्य के समक्ष समान रखा जाता है, सभी की पर्याप्त सहभागिता होती है, मत देने का अधिकार होता है, साथ ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, बंधुत्व की भावना का विकास होता है। जब सभी को परस्पर समान रखा जाएगा तो इससे एक बंधुत्व की भावना का विकास होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र के दुर्बल पक्ष क्या है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद है। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं दल बदल की समस्याएं। विभिन्न राजनीतिक दल में क्या होता है कि जो सांसद या विधायक होते हैं उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत हितों को नजर में रखते हुए अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है। इससे जनता का सरकार के स्थायित्व से विश्वास हटता है, साथ ही उपचुनाव कराने में अतिरिक्त खर्च बढ़ता है। तो यह एक भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर समस्या मौजूद है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं सशक्त विपक्ष का अभाव। सशक्त विपक्ष के अभाव में सत्तारूढ़ दल निरंकुश हो जाता है।
अगर सत्तारूढ़ दल पर अंकुश लगाना है तो उसके लिए सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें 1989 से पहले भी सशक्त विपक्ष का अभाव देखा गया था और वही वर्तमान समय में भी सशक्त विपक्ष का अभाव बहुत हद तक नजर आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं गठबंधन। जब भी कोई दल गठबंधन के द्वारा सरकार का निर्माण करता है तो वह एक दबाव में होता है तथा पर्याप्त अपनी सहन समझ के आधार पर निर्णय नहीं ले पाता है क्योंकि उसे सरकार गिरने का डर रहता है। वहीं हम देखते हैं कि जब किसी दल को पर्याप्त मात्रा में बहुमत प्राप्त होता है तो वह अपनी समझ के अनुसार निर्णय ले लेता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना या देशी रियासतों के प्री विपर्स हटाना जैसे अधिनियम भी सरकार के द्वारा जैसे प्रस्ताव भी सरकार के द्वारा पारित करा लिए गए क्योंकि उन्हें विशेष बहुमत प्राप्त था। यही एक गठबंधन के द्वारा बनाई गई सरकार इस प्रकार के कठोर निर्णय नहीं ले पाती है। उसके बाद में हम देखते हैं जातिवाद। विभिन्न पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टियां एक विशेष समाज को, एक स्पेसिफिक कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, एक विशेष जाति का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे कि पक्षपात की भावना को बढ़ावा मिलता है, साथ ही भेदभाव का माहौल क्रिएट होता है, जो कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक समस्या या चुनौती बनकर सामने आ रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र के सबल पक्ष। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता है। यह बात हम पहले भी देख चुके हैं। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं संसद। यह भारतीय राजनीति का स्रोत है। लोकतंत्र के निर्माण में संसद की निर्णायक भूमिका होती है और साथ ही यह मंत्री को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायालय ने वर्तमान समय में लोकतंत्र के सुदृढ़ बनाने में समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे कि न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र के एक सबल पक्ष के रूप में सामने आ रही है। और नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने तथा स्थानीय लोगों को द्वारा सरलता से किया जाता है ये कार्य। साथ ही सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण। तो 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज तथा नगरीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी के लिए 1/3 स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक कदम आगे बढ़ते हुए 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया जा रहा है, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। यही हम अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी देखें तो इस प्रकार की व्यवस्था मौजूद होती है, जिसमें कि एक समानता का, बंधुत्व का माहौल क्रिएट होता है तथा विकास प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए सुझाव। हमें क्या परिवर्तन लाने होंगे जिससे कि हमारे लोकतंत्र और अधिक सफल हो और सुदृढ़ हो। तो उसके लिए फर्स्ट है शिक्षा एवं जागरूकता। वर्तमान समय में भारत की साक्षरता दर 77.7% है, मतलब कि 23% जनसंख्या आज भी भारत में ऐसी मौजूद है जो कि 7वीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम नहीं है, जो कि एक बहुत ही गंभीर चुनौती है और हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के द्वारा और जागरूकता के द्वारा ही हम लोकतंत्र की सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान की भाषा बहुत ही कठिन व जटिल है, जो कि आम नागरिकों को समझ में नहीं आती है और इसीलिए इसे वकीलों का शासन कहा जाता है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि संविधान की भाषा स्पष्ट व सरल हो, जिसे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके। उसके बाद में नेक्स्ट है सशक्त विपक्ष। सशक्त विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि सरकार सत्तारूढ़ दल पर अगर अंकुश लगाना है, अगर उसे निरंकुश होने से रोकना है तो सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट है मीडिया।
लोकतंत्र की सफलता में मीडिया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा भारतीय लोकतंत्र में मीडिया को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, उस पर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण है, जो कि लोकतंत्र की सफलता के समक्ष एक चुनौती है। अगर हमें लोकतंत्र को सफल बनाना है तो मीडिया को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 15 सितंबर को, 24 अप्रैल को या 5 अक्टूबर को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।